हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस टाइम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं पिछले साल का हिंदी का पेपर। आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई में जो है हिंदी पूछी जाती है, जिसमें हिंदी जो है कंपलसरी है। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 में जो है आपका ये जो हिंदी का पेपर होता है ये कंपलसरी है पास करना। ठीक है, तो हिंदी का जो है सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी अगर आप सभी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पिछले साल के जो पेपर हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी और क्लासेस हो चुकी है जिसपे हमने आप सभी को बताया कि जो हिंदी का पेपर आता है बीपीएससी टीआरई में वो किस तरीके से आता है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में आज की भी क्लास है। क्लास को देखते हैं। सबसे पहले जो पूछा जाता है बीपीएससी टीआरई का जो हिंदी का पेपर होता है उसमें आता है गद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश सबसे पहले पढ़ लेंगे किसमें किसके बारे में बात करी गई है। गद्यांश में दिया है कि कहानीकार कहानी में चित्रित घटना एवं परिवेश के माध्यम से समाज की जीवंत सच्चाई को उद्घाटित करता है। कहानीकार जो है वो कहानी में चित्रित घटना एवं परिवेश के माध्यम से समाज की जो जीवंत सच्चाई है उसको उद्घाटित करता है। साथ ही समाज में क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संगठनों की समसामयिक प्रासंगिकता और उसके सामाजिक अवदान को भी क्या करता है, विवेचना करता है। लेखक की पैनी दृष्टि उसकी संवेदनशीलता गहरे स्तर पर अपने परिवेश से जोड़ती है। आज़ादी के बाद देश की सामाजिक संरचना में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जिसका प्रभाव धर्म, राजनीति, विवाह, परिवार तथा सरकारी गैर सरकारी सामाजिक संस्थाओं में परिलक्षित होता है। देश की भ्रष्ट राजनीति के कारण समाज में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और पारिवारिक बिखराव, बदलाव आदि जैसी अनेक समस्याएं उद्दीप्त हुई हैं। देश की स्वाधीनता एक विभाजन रेखा है जो समाज और साहित्य को देखने का सारा दृष्टिकोण बदल देती है। इसलिए इस दौर में साहित्यकारों ने सामाजिक संस्थाओं की तत्कालीन भूमिका का बड़ी गहराई से अन्वेषण अपनी रचनाओं में किया है। ये पूरा क्या है, गद्यांश दिया हुआ है। अब इसी गद्यांश से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको इसी गद्यांश से रिलेटेड जो है आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है कि समसामयिक का अर्थ क्या है। ठीक है, समसामयिक शब्द का यूज हुआ है गद्यांश में, तो उसका अर्थ बताना है, उसका अर्थ क्या होता है। तो हम पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद हम ये जो है निष्कर्ष निकालेंगे कि जो समसामयिक है उसका क्या अर्थ होता है। उसका समकालीन अर्थ होता है, मध्यकालीन होता है या फिर शाश्वत होता है। तो मध्यकालीन का मतलब बीच में होता है, ये होगा नहीं, शाश्वत नहीं होगा। समसामयिक का मतलब होता है समकालीन। ठीक है, उसी के आसपास, उसी समय के आसपास। तो समकालीन पहला जो है आंसर सही होगा, समसामयिक का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गद्यांश में प्रयुक्त परिवेश का आशय क्या है। जो गद्यांश में प्रयोग किया गया है परिवेश शब्द, उसका क्या अर्थ है, क्या जो है आशय, ये बताना है। उसका अर्थ जो है उद्देश्य है, शिल्प है या फिर वातावरण है। तो गद्यांश में जो प्रयुक्त परिवेश है उसका जो आशय है उसका मतलब है वातावरण। चाहे गद्यांश में प्रयुक्त यानी प्रयोग किया गया हो या फिर अदर में, जो परिवेश शब्द होता है उसका अर्थ ही वातावरण होता है। ठीक है, परिवेश मतलब एटमॉस्फेयर, वातावरण। ठीक है, दोनों का जो है अर्थ एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश में साहित्यकार के किस रूप का जिक्र है। जो गद्यांश में साहित्यकार हैं जिनका जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है, किस रूप में किया गया है, कहानीकार के रूप में किया गया है, उपन्यासकार में या फिर नाटककार। तो उपन्यास की तो बात करी नहीं गई इस गद्यांश में, जैसा कि हमने पढ़ा है। नाटक की भी नहीं बात करी गई, बात करी गई कहानी की। ठीक है, तो ये जो है जो गद्यांश दिया हुआ उसमें साहित्यकार का जो जिक्र हुआ है किस रूप में हुआ है, तो वो हुआ है कहानीकार के रूप में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास सीदति निस्दिन देखत तुम्हारे नितुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारा नितुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। यहाँ पर निठुराई होगा। ठीक है, ठा है निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, क्या श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, अनंत्यानुप्रास अलंकार है या फिर लाटानुप्रास अलंकार है। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारे निठुराई, इसमें जो अलंकार है वो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, ये जो श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, अगर इसकी बात करी जाए किसका भेद है, ये तो किसका भेद है, ये है अनुप्रास अलंकार, यानी अनुप्रास अलंकार का ही ये एक भेद है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगर बात करी जाए कि इसमें होता क्या है, तो जो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है इसमें कानों के जो मधुर लगने वाले वर्ड होते हैं उनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, जो हमारे कान को सुनने में जो है सही फील हो,
ठीक है, पॉजिटिविटी आए, हमें अच्छा फील हो, ठीक है, मधुरता की जो है फीलिंग आए, वो उनकी जो है ऐसे वर्णों की जो आवृत्ति होती है तो किसमें होता है, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार में। ठीक है, जिसमें कानों को मधुर लगने वाले जो वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। तो तुलसी सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई का जो इसमें जो अलंकार है वो है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। ठीक है, तो प्रतिवाद में प्रतिभा होगा, द होगा या फिर प्रति होगा। तो वाद एक शब्द होता है, ठीक है, और इसमें अगर प्रति लग गया तो क्या हो जाएगा, प्रतिवाद हो जाएगा। तो प्रति जो है ये क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिवाद में कौन सा उपसर्ग है, वो है प्रति। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप देख के ही समझ जाएंगे क्या सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। रमेश जो है वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में जो वहाँ शब्द है इसका क्या क्रिया, ये जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये बताना है। कालवाचक क्रिया विशेषण है या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण या फिर रीतिवाचक है। तो कालवाचक होगा नहीं, वहाँ का मतलब है कि स्थानवाचक, यानी किसी एक जगह पे बैठा है, कोई एक स्थान है वहाँ पे जो है इंगित करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थानवाचक। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा है, यानी कुर्सी पर तो बैठा लेकिन कोई एक स्थान होगा जहाँ पे बैठा है तो वह स्थान का बोध करा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्धन अल्पप्राण अघोष वर्ग का जो उदाहरण है वो कौन सा है। क्या वो चा है, यहाँ पे ये टा है, ठीक है, यहाँ टा है और ये ठा है। ठीक है, ये टा है, ये ठा है। तो जो मूर्धन्य है अल्पप्राण अघोष वर्ग का जो उदाहरण है वो कौन सा है ये बताना है। ठीक है, क्या वो चा है या टा है या फिर जो है क्या है, ठा है। तो इसमें जो सही होगा, यानी कि जो अल्पप्राण मूर्धन अल्पप्राण अघोष वर्ग का जो उदाहरण है वो कौन सा है, वो है आपका टा। टा, ठीक है, जो टा है वो मूर्धन अल्पप्राण अघोष वर्ग का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अगर बात करें कि जो मूर्धन्य व्यंजन है ये होते क्या हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे वर्ड होते हैं जो मुख के भीतर तालु और ओंठ के बीच कठोर भाग से जो है उच्चारित किए जाते हों। ठीक है, तो टा जैसे अगर आप यूज करते हैं तो ये जो जीभ होता है वो जो है तालु में जाके लगता है। ठीक है, तो टा जो हो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ग का उदाहरण। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों में क्या प्रयुक्त होता है, क्या अल्पविराम प्रयुक्त होता है, पूर्ण विराम होता है या फिर कामा होता है। तो कौन सा होता है, वो होता है पूर्ण विराम। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है। अधर में लटकना एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है ये बताना है। ठीक है, झगड़ा करना, दुविधा में पड़ा रह जाना या फिर क्रोधित होना। तो अधर में लटकने का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है दुविधा में पड़ जाना, किसी भी जो है चीज़ का वेट करना या किसी भी दुविधा में पड़े रहना क्या हो जाता है, अधर में लटकना। कहते हैं ना कि ये काम जो है अधर में लटका हुआ, यानी कि दुविधा में पड़ा हुआ, ये कि हम इस काम को करें कि ना करें। ठीक है, तो वो अधर में लटका हुआ है। तो अधर में लटकने का जो अर्थ होता है वो होता है दुविधा में पड़ा रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपस में झगड़ा मत करो। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपस में झगड़ा मत करो, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। स्थानवाचक हुआ है या फिर रीतिवाचक हुआ है या फिर कालवाचक हुआ है। तो आपस में झगड़ा मत करो, स्थान का तो बोध हो नहीं रहा है। ठीक है, किसी भी समय का बोध नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। ठीक है, पहला है संदेह अलंकार है या फिर अन्योक्ति अलंकार है या फिर रूपक। तो संदेह तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, वो है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। मिश्र वाक्य बताना है, ठीक है। अभिमीत और अभिषेक खेल रहे हैं, क्या ये होगा? अभिमीत अभिषेक दोनों खेल रहे हैं, या फिर अभिमीत खेल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों तो सिंपल हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। तो थर्ड ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप, ठीक है। सांप, तुम सब तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछे उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये जो है एक जो है उक्ति के रूप में दिया गया है, इसको कह सकते हैं, या फिर एक कविता के रूप में दिया गया है। तो ये जो है इसमें बताना है कि जो ऊपर कविता दिया गया है उसमें कौन सा छंद है। मुक्त छंद है, सोरठा है, या फिर सवैया है, ठीक है। तो कौन सा है? ये है मुक्त छंद, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। ईश्वर पर जो व्यक्ति विश्वास करता हो उसे क्या कहेंगे? विश्वसनीय कहेंगे, ईश्वरीय कहेंगे, या फिर आस्तिक कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है उसको आस्तिक कहते हैं, और जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता हो, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता हो, उसको क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें सरल वाक्य बताना है, ठीक है। पहला है कि रात भर नेहा इसलिए पढ़ती है कि वह परीक्षा में सफल हो जाए। दूसरा है कि नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है। और तीसरा ऑप्शन है कि नेहा रात भर पढ़ती है, यहाँ पे रात भर होगा, ठीक है। नेहा रात भर पढ़ती है जिससे परीक्षा में सफल हो जाए, ठीक है। तो इसमें सरल वाक्य बताना है तो कौन होगा? तो ये तो होगा नहीं थर्ड। इसमें सेकंड है कि नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। सरल वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें किंतु परंतु ये सब ना लगे, वो सरल वाक्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी शुद्ध बतानी है, किसमें जो है सही है। तिरस्कार सही है, या फिर ये तिरस्कार होता है, या फिर ये तिरस्कार होता है। किस तरीके से जो है लिखा जाता है तिरस्कार, ये बताना है, ठीक है। तो तिरस्कार ऐसे तो होता नहीं है, ये गलत है आपका। ऐसे भी नहीं होता है, बल्कि ऐसे होता है। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तिरस्कार का जो शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। इस तरीके से तिरस्कार लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द बताना है, कौन सा है ये बताना है, ठीक है। पहला है भिक्षा, दूसरा है परशु, या तीसरा है भौरा। इसमें जो तद्भव है वो बताना है, ठीक है। तो भिक्षा का जो अगर तत्सम की बात करें तो भीख होता है, ठीक है, यहाँ क्योंकि जो है तद्भव है भीख होता है, ठीक है। और परशु की बात करें तो फरसा होता है, ठीक है। और अगर भौरा की बात करें तो क्या हो जाता है? भ्रमर हो जाता है, ठीक है। तो भ्रमर जो है वो क्या है? एक जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। जो भौरा है ये क्या है? एक तद्भव शब्द है, ठीक है। बाकी ये सब तत्सम है। भिक्षा भी आपका तत्सम है, परशु भी तत्सम है, लेकिन भौरा जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। ये जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। शब्द दिया गया है इतस्ता, ठीक है। इतस्तता जो है ये एक शब्द दिया गया है, इसका संधि विच्छेद बताना है कि कौन सा सही होगा। इता प्लस सता होगा, या फिर इता प्लस तता होगा, या फिर इति प्लस स्तः होगा। तो इतस्तता का जो संधि विच्छेद होगा वो इता प्लस तता हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर इस बात करें कि जो ये इतस्तता है इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी है? ये है विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि यहाँ पे इस इतस्तता में विसर्ग संधि दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें कि दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता हो, ठीक है। यानी ये जो आपका मुहावरा दिया है पत्थर में दूब जमना, ठीक है, ये एक मुहावरा, इसका सही अर्थ बताना है। पत्थर में दूब जो जमना है उसका मतलब क्या होता है? सफलता मिलना होता है, हानि पहुंचाना होता है, या फिर असंभव बात होना होता है। तो पत्थर में दूब जमना ये असंभव बात है। पत्थर जो है लिक्विड तो है नहीं है, उसमें जो है दूब नहीं जम सकता। दूब एक घास होती है, घास की बात की जा रही है कि पत्थर में दूब जमना,
ठीक है, यानी पत्थर जो है वह कठोर है तो उसमें धूप कहीं भी नहीं जम सकता है, असंभव सी बात है। तो इसका सीधा सा सिंपल सा अर्थ है कि पत्थर में धूप जो जमना का मतलब जो होता है वो होता है असंभव बात होना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। ये जो है शब्द युग्म दिया है बाण, ठीक है, अनुपात बाण, इसका सही युग्म बताना है कौन सा होगा। क्या वो रास्ता हिस्सा होगा, यानी बाण का अर्थ जो होता है रास्ता होता है या बाण का हिस्सा होता है, तो ये तो होता नहीं। बाण का अर्थ क्या बहुत होता है या बाण का अर्थ मुख्य होता है, तो ये भी गलत है। बाण का जो अर्थ होता है वो आदत होता है और एक बाण का अर्थ क्या होता है, तीर होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि दो बाण दिए हैं, बाण और बाण दिया गया है, तो बाण का जो अर्थ होता है वो आदत होता है और बाण का अर्थ होता है तीर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, यानी कि बहुवचन में रहता है, वो हमेशा एक वचन में नहीं रहता है। क्या वो आकाश है, जनता है या फिर प्राण है। तो आकाश आपका एक वचन में रहता है, जनता भी एक वचन में रहता है, लेकिन जो प्राण है ये आपका एक वचन में नहीं रहता है, ये बहुवचन में रहता है। ठीक है, कई सारे ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपका आंसू हो गया, दर्शन हो गए, दाम हो गया, लोग हो गए, या फिर हस्ताक्षर शब्द का यूज किया जाए तो वो जो है बहुवचन में होता है, एक वचन में नहीं होता। तो वैसे जो आपका प्राण है ये भी आपका एक वचन में नहीं है बल्कि क्या है, बहुवचन में है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन है जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लास है आप ले रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किस टाइप के जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बीपीएससी टीआरई थर्ड और बीपीएससी टीआरई फोर्थ का पेपर देना है तो ये कंपलसरी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी हम 30 तारीख तक आपको जो सॉल्व कराएंगे वो हिंदी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। उसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो आपकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनकी क्लास होने वाली है। तो अभी जो है जो हम करा रहे हैं हिंदी का ये आप देखते जाइए, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट कराएंगे उसका प्रीवियस ईयर देखते जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।